Hello and good morning everyone. I welcome you all at Adverse News Analysis. Today is 6 September 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. So before starting the video, for PDF join Telegram channel Adverse News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज भारत रिप्लेसेस इंडिया इन G20 इनवाइट फ्रॉम प्रेसिडेंट. अब आप सभी को पता है कि यहाँ पर पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन अनाउंस किया गया है कि पार्लियामेंट का क्या होगा, एक स्पेशल सेशन होगा. उसी के चलते यहाँ पर आप देखेंगे और एक चीज और आपकी कि G20 की समिट भी ऑर्गेनाइज होने वाली है. तो जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उनके द्वारा क्या किया गया है, जितने भी हेड्स ऑफ द स्टेट्स हैं और गवर्नमेंट्स ऑफ चीफ मिनिस्टर्स हैं, है ना, जितने भी गवर्नमेंट्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, उन्हें यहाँ पर इन्विटेशन प्रेसिडेंट के द्वारा क्या किया जाता है, भेजा जाता है और वो भेजा गया है. उस इन्विटेशन में एक्चुअली हुआ क्या है कि जैसे पहले क्या होता था, इन्विटेशन में लिखा रहता था कि ये जो इन्विटेशन कार्ड है वो किसके द्वारा दिया जा रहा है, आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. तो इसको अब क्या किया है, इसको चेंज कर दिया गया. क्या चेंज किया है कि जो इन्विटेशन कार्ड में अब क्या लिखा गया, प्रेसिडेंट ऑफ भारत. क्या लिखा है आपका, प्रेसिडेंट ऑफ भारत. तो यहां पर जो इंडिया के प्लेस पर अब क्या यूज किया जा रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ भारत यहां पर यूज किया जा रहा है, मतलब कि इंडिया के प्लेस पर अब हम भारत यूज कर रहे हैं. इसी के चलते जो अपोजिशन पार्टी के उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि यहाँ पर हम आप भारत क्या रीजन है आपका इसको चेंज करने का. तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये कहा कि आप अगर आर्टिकल 1 आप देखेंगे तो आर्टिकल 1 यहाँ पे क्लियरली स्टेट करता है इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है, क्लियरली यहाँ पर क्या हुआ आपका लिखा गया. तो हम सिर्फ यहाँ पर जो आपके ऑफिशियल कम्युनिकेशंस हो रहे हैं तो वहां पर हम इंडिया के प्लेस पर क्या करेंगे, भारत यूज करेंगे. इसी के चलते आप देखेंगे कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो 2 डे विजिट में आपके इंडोनेशिया में आसियान इंडिया समिट को यहाँ पर वो क्या करने गए हैं, अटेंड करने गए हैं. वहां पर भी प्राइम मिनिस्टर को, जो मतलब कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत मतलब ये कहकर उन्हें रेफर किया गया. इसी के चलते ये कहा जा रहा है कि हम जो अब हमारे जितने भी ऑफिशियल कम्युनिकेशंस होंगे वहां पर हमें इंडिया के प्लेस पर क्या यूज करेंगे, भारत यूज करेंगे. एक्चुअली अगर आप इसकी स्टोरी देखते हैं, है ना, अगर हम स्टोरी देखें तो पहले इंडिया को हम भारत ही कहते थे. क्या कहते थे, यहाँ पर भारत ही कहते थे. फिर यहाँ पे अंग्रेज आते हैं और आप सभी को पता है कि आपका क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पर था, इंडस रिवर थी, इंडस वैली यहाँ पर सिविलाइजेशन यहाँ पर पूरी थी. इसी के चलते फिर भारत का नाम यहाँ पर चेंज करके इंडस से ये क्या हो जाता है, आपका इंडिया हो जाता है. ओके तो यहाँ पर देखिए नाम से कुछ नहीं है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है कि इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट. तो हम यहाँ पर कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम यहाँ पर जो रेफरेंस है, जैसे कि इंडिया के प्लेस पर हम भारत यूज कर रहे हैं, भारत के प्लेस पर हम इंडिया यूज कर रहे हैं, तो हमने सिर्फ ये सारी चीजें की हैं और ऐसा कुछ भी नहीं. तो यहाँ से आपके लिए क्या निकल कर आता है, आपके लिए निकल कर आता है आर्टिकल 1. आर्टिकल 1 यहाँ पर हमारा क्या कहता है कि आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स. क्या कह रहा है ये, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स. हमारा इंडिया क्या है, हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है, बट हमने कहीं भी जो फेडरल वर्ड है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं किया है. ये आप लोगों को याद रखना है. क्यों, क्योंकि फेडरेशन क्या होता है, जब हम बहुत सारे स्टेट्स आपके एक साथ मतलब कि मिलकर आते हैं और एक फेडरेशन बनाने की डिमांड करते हैं, मतलब वो एक एग्रीमेंट के साथ क्या होते हैं, एक यूनियन बनाते हैं. मतलब यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग मान लीजिए यहाँ पे रीजन्स हैं, उन्होंने क्या किया, एक एग्रीमेंट बनाया. क्या किया, हम एक एग्रीमेंट बनाते हैं. तो ये जितने भी फेडरल स्टेट्स हैं उन्होंने एग्रीमेंट बनाकर क्या किया, एक यूनियन बनाया. इसका बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. वहां पर टोटल क्या थे, आपके 13 स्टेट्स हैं, उन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट किया. ओके और एग्रीमेंट करके वो क्या बने, एक यूनियन बने. तो हम उसे कह सकते हैं कि वो क्या है, ट्रू है इन द नेचर ऑफ फेडरेशन. वो ट्रू नेचर है आपका फेडरेशन का. बट इंडिया क्या है, इंडिया के जितने भी आपके स्टेट्स हैं उनके साथ कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ है. आप लोगों को ये याद रखना है, कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स. यहाँ पर ये स्टेट्स का यूनियन है. हम यहाँ पे फेडरेशन मतलब कि आपका पावर का डिवोल्यूशन होगा, पावर यहाँ पे डिवाइडेड है, बट हम क्या है, कोई भी स्टेट्स के पास ये पावर नहीं है कि वो अपने आप को इंडिया से सेसेड कर ले विदाउट एनी चेंजेस, है ना. बट आप अगर अमेरिका में देखेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वहां पर क्या है,
ट्रू फेडरेशन आपको देखने को मिलता है। इवन जितने भी स्टेट्स है वहाँ का आपका डुअल सिटीजनशिप चलती है, वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, नेशन का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है और आपके स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पर अलग है। ओके, फिर आर्टिकल 1 क्लॉज 2 क्या कहता है? स्टेट दैट ऑल स्टेट्स एंड टेरिटरीज मस्ट बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा सब क्लॉज 3 क्या कहता है? स्टेट दैट इज अ टेरिटरी ऑफ इंडिया कंप्राइजेस। यहाँ पर हमारी जो इंडिया है, टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं? टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन फ्यूचर। तो अगर फ्यूचर में इंडियन गवर्नमेंट किसी भी टेरिटरी को एक्वायर करती है, ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में जितनी भी आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं और जितने भी हमारे स्टेट्स हैं वो सारे किसके अंडर आते हैं? आपके इंडिया में यहाँ पर कंप्राइज होते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल 1 यहां पर क्लियर होगा। नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, बट नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करने से पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हमारा कल का क्वेश्चन क्या था आप लोगों का? विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड कंट्रीज आर लैंडलॉक्ड। यहां पर हमें ये बताना है कि आपके पास 5 कंट्रीज के नाम दिए गए, कौन कौन से? पोलैंड, स्लोवेकिया, स्विट्जरलैंड, रोमानिया, बेलारूस। इसमें से आपको ये बताना है कि कौन कौन सी कंट्री आपकी यहाँ पर लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब क्या होता है कि वो जो कंट्री है चारों तरफ से किसी लैंड से यहाँ पर क्या है? लॉक्ड है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर स्विट्जरलैंड का एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, स्विट्जरलैंड है तो इसके आसपास की जो बॉर्डर लग रही है किसके साथ लग रही है? किसी भी ऐसी मतलब कि हर कंट्री के साथ ही लग रही है। किसी भी जो वाटर बॉडी है उसके साथ यहाँ पर, मतलब कोई भी वाटर बॉडी के साथ उसका जो बॉर्डर है वो नहीं लग रहा है, तो ऐसी कंट्री को हम कहते हैं क्या? लैंड लॉक कंट्री। अब आप लोगों को ये बताना है कि इसमें से कौन कौन सी कंट्रीज क्या है आपकी लैंड लॉक्ड है। सो कमेंट सेक्शन में सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करें, देन इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को, चाहे आप गलत दें या सही दें, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करना है। ओके, और जिसने कल इस क्वेश्चन का आंसर किया है, जिसने नहीं किया है, सभी को इस क्वेश्चन का आंसर फिर से रिपीट करना है और कमेंट सेक्शन में यहाँ पर देना है ना। आप मैप देखिए, आप मैप देखेंगे तो आपको जल्दी ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर क्लियर होगा और आपको यहाँ पर नेशंस भी याद हो जाएंगे। आप ये देखिए, ये आपको यूक्रेन दिख रहा है, आपको ये पोलैंड दिख रहा है, ये स्लोवेकिया दिख रहा है, ये हंगरिया है, ये सर्बिया है, ये बल्गेरिया आपको दिख रहा होगा, ये रोमानिया। ओके, नाउ आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑस्ट्रिया है ना, हंगरी है, यहाँ पे रोमानिया है, तो आपको ये कंट्रीज दिख रहे हैं। अब आप हमारे जो ऑप्शंस हैं, आप ऑप्शंस देखिए, इसमें क्या है? पोलैंड है। पोलैंड को अगर आप ध्यान से देखें, ये इस मैप में देखें आपको ज्यादा क्लियर होगा। पोलैंड का जो बॉर्डर यहाँ पे बाल्टिक सी के साथ लग रहा है। यहाँ पर तो हमारी कंट्रीज है, जैसे जर्मनी के साथ भी लग रहा है, बेलारूस के साथ भी लग रहा है, रशिया के साथ भी लग रहा है, बट यहाँ पर आप देख लेंगे जो पोलैंड है उसका जो बॉर्डर है बाल्टिक सी के साथ लग रहा है, मतलब एक वाटर बॉडी के साथ लग रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये वाला जो ऑप्शन है पोलैंड क्या है? आपकी एक लैंड लॉक कंट्री नहीं है। तो फर्स्ट हम यहाँ से निकाल देते हैं, तो जो आपका ऑप्शन डी और ऑप्शन डी है यहां से क्या होता है? निकल जाता है। अब हम बात करते हैं स्लोवेकिया की, तो आप देखेंगे स्लोवेकिया ये आपको यहां पर दिख रहा होगा, ये पूरी तरीके से क्या है? आपकी एक लैंड लॉक कंट्री है, तो सेकंड हमारा क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। स्विट्जरलैंड हो गया। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर रोमानिया की। आपको यहाँ पर रोमानिया कहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है, ये देखिए रोमानिया। यहाँ पर आपका इसका जो बॉर्डर है यहाँ पर आप देखेंगे ब्लैक सी के साथ लग रहा है। सो ये क्या है? एक लैंड लॉक कंट्री नहीं है। तो जिसमें भी ऑप्शन 4 होगा वो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से कट जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन 4, इसमें से तो किसी में भी नहीं है। ओके, एक्चुअली सॉरी, इसमें ये दो ऑप्शन है दोनों यहाँ पर सेम हो गए हैं, तो आप लोग यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं। इसको हम कर सकते हैं 2, 4 एंड 5। ओके, सो आपका जो सी ऑप्शन है यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि रोमानिया इसमें आपका इंक्लूड हो रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेलारूस की। तो बेलारूस भी क्या है? आपकी एक लैंड लॉक कंट्री है। सो आपका जो हम देखें, पोलैंड आपकी क्या लैंड लॉक कंट्री नहीं है। ओके, सो 2, 3 एंड 5 ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाते हैं? मतलब कि स्लोवेकिया, स्विट्जरलैंड एंड बेलारूस क्या है? आपकी एक लैंड लॉक कंट्री है। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होगा। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टील स्लेग कैन बी द मटेरियल फॉर विच द फॉलोइंग। पहले आपको ये समझना होगा कि व्हाट इज स्टील स्लेग। स्टील स्लेग क्या होता है? जैसे कि हम स्टील का कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसका जो बाय प्रोडक्ट यहाँ पर निकलता है, मतलब कि और उससे जो रिलेटेड अदर चीजें निकलती हैं, उसे हम स्टील स्लेग कहते हैं। मतलब कि आप एक तरीके से कह सकते हैं, हमने मान लीजिए स्टील का एक बर्तन बनाया, ये मैंने एक पॉट बनाया स्टील का, उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पर क्या हो रहा है? स्टील के बच रहे हैं। तो उस स्टील का वो जो प्रोडक्ट यहाँ पर बच रहा है उसका हम उस मटेरियल को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा।
अब इसमें ये पूछ रहे हैं कि हम उस मटेरियल का कहाँ यूज कर सकते हैं। तो पहला आपके पास ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस रोड। जब यहाँ पर हम रोड बनाते हैं तो क्या उस रोड का जो बेस है उसको कंस्ट्रक्ट करने में हम स्टील स्लैग का यूज कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल, क्या हम स्टील स्लैग का यूज एग्रीकल्चर सॉइल के उसको इंप्रूव करने में कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, क्या सीमेंट के प्रोडक्शन में हम स्टील स्लैग का यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो इसमें से राइट ऑप्शन क्या है, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, 1, 2 and 3। राइट ऑप्शन क्या है, A, B, C, D। आप लोग कॉमेंट सेक्शन में यहां पर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। Now moving towards the next question. Next question is, which of the following European countries does not open to Mediterranean Sea? आप लोगों को ये बताना है कि इसमें से आपके पास 4 कंट्री हैं, इटली, स्लोवेनिया, हंगरी एंड अल्बेनिया। इसमें से आप क्या बताना है कि कौन सी यूरोपियन कंट्रीज मेडिटेरियन सी में ओपन नहीं होती, मतलब कि आप ऐसा कह सकते हैं कि उसका जो बॉर्डर है मेडिटेरियन सी के साथ नहीं लगता है। सो आपके पास ऑप्शन है, कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग वीडियो को पॉज करें, देन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करने हैं। ओके, ज्यादा से ज्यादा आप पार्टिसिपेट करेंगे, आपके यहाँ पे जितने भी मैप बेस्ड क्वेश्चंस है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। आपको वर्ल्ड का, इवन इंडिया का पूरा मैप यहाँ पर क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में यहाँ पर आंसर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो के लास्ट में आप लोगों को इन क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे। नाउ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है द केस फॉर इलेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर। अब आप सभी को पता है आर्टिकल 35A की हम बात कर रहे हैं। ओके, आपका क्या आता है यहाँ पर, आर्टिकल 35A होता है जो क्या करता है एक तरीके से, और आर्टिकल 370 यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता था। क्या करता था, स्पेशल स्टेटस यहाँ पर प्रोवाइड करता था। 2019 में यहाँ पर क्या होता है, आपका चेंजेस होते हैं। जो आर्टिकल 370 है और आर्टिकल 35A है इसको रिपील कर लिया जाता है, और उसके बाद यहाँ पर जो जम्मू एंड कश्मीर पहले एक स्टेट था, अब वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। आपका क्या, जम्मू एंड कश्मीर मतलब कि 2 यूनियन टेरिटरीज में यहाँ पर क्या होता है, आपका डिवाइड होता है, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा यहाँ पर लद्दाख। ओके, अब आप सभी को पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में क्या था, आपका स्टेट असेंबली थी। क्या थी, आपकी स्टेट जनरल असेंबली की बात हम करते हैं, यहाँ पर स्टेट जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी थी, असेंबली थी, जहां पर क्या होते हैं, आपके इलेक्शंस होते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा केस चल रहा है, पिटीशन फाइल की गई है कि जो आर्टिकल 370 और 358 यहाँ पर इसको रिपील किया गया है वो यहाँ पर गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए अभी ये पूरा केस चल रहा है, आपको इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर फाइनल वर्डिक्ट आ जाएगा उसके बाद आप इस आर्टिकल को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर क्लियर करिएगा। अब बात की जा रही है कि लास्ट इलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो 2014 में यहाँ पर आपके क्या होते हैं, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होते हैं। कब होते हैं, 2014 में। उसके बाद से हम देख रहे हैं अभी तक जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन नहीं हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है अभी कि जल्द से जल्द आप क्या करिए, जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन करवाएं, क्योंकि देखिए क्या होता है, इलेक्शन से यहाँ पर कहीं भी अगर हम कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं, है ना, तो अगर इलेक्शन वहां पर होते हैं तो क्या होता है, एक तरीके से हम सिक्योरिटी होती है आपका। यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पर सिक्योरिटी होता है, वहां पर हम बात कर सकते हैं किसकी, लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसके बारे में हमें सारी चीजें यहाँ पर पता चलती हैं। तो इसी के चलते अब ये कहा जा रहा है कि अब हमें वहां पर क्या करना होगा, सिक्योर मतलब कि इलेक्शन करवाना होगा। ये भी कहा जा रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर क्या है, बहुत पहले क्या था, स्टेट था, अब क्या बन चुका है, वो यूनियन टेरिटरी बन चुका है। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटहुड है उससे भी अभी हमें क्या करना है, फिर से वापस लेकर आना है। बट सेंटर ने अभी कहा कि अभी जो सिचुएशन है वो यहाँ पर इंप्रूव हो रही है। आप फर्स्ट पेज में, आप फ्रंट पेज में ये आर्टिकल देखेंगे तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा कि हम बात करते हैं टेररिज्म की, इनफिल्ट्रेशन, स्टोन थ्रोइंग और जो कैजुअलिटीज हैं अमंग द पर्सनल सिक्योरिटी, ये इसमें यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर रिडक्शन देखने को मिला है। ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, कि अगर हमने ये जो आर्टिकल 370 हटाया है ना, इसको रिपील किया है, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हमें जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिल रहा है। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। अब अगर हम इलेक्शन की बात करते हैं तो देखिए आपका डिलिमिटेशन भी हो चुका है। आपका डिलिमिटेशन क्या होता है, जैसे कि हमने अभी क्या किया, पहले वो स्टेट था जम्मू कश्मीर, अब क्या बन चुका है, उससे 2 यूनियन टेरिटरीज, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा यहाँ पर लद्दाख। तो डिलिमिटेशन का मतलब होता है कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जनरल असेंबली है, वहां पर अब नंबर ऑफ सीट्स क्या होंगी, चेंज हो गई होंगी अकॉर्डिंग टू द प्लेसेस और रीजन। तो उसे हमने डिलिमिटेशन भी हो चुका है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो स्केड्यूल्ड ट्राइबल ऑर्डर अमेंडमेंट बिल है 2023 सेकेंड बिल, ये बिल भी आ चुका है। ऑल्दो ये पास नहीं हुआ है बट स्टिल यहाँ
पर ये बिल आ चुका है। जम्मू कश्मीर यहाँ पर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल भी 2023 आ चुका है, जिसके कारण यहाँ पे जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं उनकी जो सीट्स है उसको भी यहाँ पे रिजर्व किया गया है। यहाँ पे थर्ड बिल की बात करते हैं, बहुत सारे यहाँ पे बिल आए हैं, जैसे कि द थर्ड बिल कौन सा है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन, आप यहाँ पर देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2023 इंक्लूड्स द वाल्मीकि कम्युनिटी अर्लियर कंसिडर्ड एज नॉन परमानेंट रेसिडेंट इन द जम्मू एंड कश्मीर लिस्टेड इन शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट की अगर हम बात करते हैं, वहां पे एक वाल्मीकि कम्युनिटी नाम के लोग रहते हैं। उनको क्या किया गया था, पहले वो उन्हें जम्मू एंड कश्मीर का जो शेड्यूल कास्ट था वो नॉन परमानेंट रेजिडेंस की तरह वहां पर रहते थे, बट इस बिल के अकॉर्डिंग अब उन्हें शेड्यूल कास्ट में क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। फोर्थ बिल की बात करते हैं, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन बिल 2023 आया है, जिसमें उन्होंने 15 हम बात कर रहे हैं बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, ओबीसीज हैं, उनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। जो वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज और गोरखास थे उनको भी क्या किया गया, इस बिल में इंक्लूड किया गया है। इससे क्या करेगा, ये सारे बिल हैं एक तरीके से मोस्टली क्या कर रहे हैं, जो इलेक्टोरल जो प्रोसेस है उसमें इंपैक्ट डालने वाले हैं। बट अब देखिए बहुत सारे बिल आ चुके हैं आपके, बट स्टिल अभी भी यहाँ पर इलेक्शन नहीं हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ पर क्या करना होगा, इलेक्शन कंडक्ट करवाना होगा। तभी आप यहाँ पर देखेंगे जब 2002 में आपकी अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट होती है, सो होल्डिंग एन असेंबली इलेक्शन बिफोर द ईयर एंड कैन बिल्ड कॉन्फिडेंस। अगर यहाँ पर इलेक्शन होते हैं तो ये क्या करता है, इलेक्शन मतलब कि कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। एक एक्सपीरियंस यहाँ पे हम शो कर सकते हैं। क्या एक्सपीरियंस है हमारा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जब एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर था, सो बट एट अ टाइम व्हेन इंसर्जेंसी, वहां पे बहुत ज्यादा इंसर्जेंसी थी, कहां पर, मतलब कि हैवी पोल्स की बात करते हैं, बहुत ज्यादा इंसर्जेंसी थी। उसके बाद भी क्या होता है, यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं, बट दैट इलेक्शन अंश्योर 12 ईयर्स ऑफ पीस बिल्डिंग विद 2 फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। लेकिन जब इलेक्शन यहाँ पर कंडक्ट होते हैं, इससे क्या होता है, फ्री और फेयर इलेक्शंस भी होते हैं और पीस को भी यहाँ पर बिल्ड किया जाता है। बाय कंट्रास्ट द अटेम्प्ट ऑफ रिग ऑन 1987 इलेक्शन लेड टू ओवर अ डिकेड्स ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। द लेसन इज प्लेन टू सी ऑफ फॉर ऑल बट इंटेंशनली ब्लाइंड। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, अगर इलेक्शन होगा तो ये क्या करेगा, आपका एक तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा और शायद हम इसके तरीके से क्या कर सकते हैं, पीस को भी हम बिल्ड कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। इसमें आपको बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, बट जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट आर्टिकल। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज टाइम टू डिसाइड। क्या है अब, जैसे कि हम बात कर रहे हैं किसकी, अगस्त का आप अगर महीना देखेंगे तो वहां पर नॉर्थ इंडिया में आपको कितने ज्यादा फ्लड देखने को मिलते हैं। इसी के चलते ये कहा जा रहा है, हम अगर हिमालयन रीजन की बात करते हैं, आपका हिमालय हो गया, हिमाचल प्रदेश आपका स्टेट आ जाता है, उत्तराखंड की हम बात करते हैं, ये रीजन क्या है, आपके जितने भी हिल स्टेशन है वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। अब जैसा कि आपका एक प्लेन एरिया होता है ना, प्लेन एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और जो हिली एरियाज होते हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर टोटली यहाँ पर डिफरेंट होता है। रीजन क्या है आपके, टोटली यहाँ पर डिफरेंट है। अगर हम प्लेन एरिया की बात करते हैं वो प्लेन एरिया है, और हिली एरिया की अगर हम बात करते हैं तो हिली एरिया इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्लेन रीजन। ओके, तो यहाँ का जो स्ट्रेटेजी हम यहाँ पर अपना रहे हैं, हम इस एरिया पर वो स्ट्रेटेजी नहीं यूज कर सकते, उसका हम यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप सभी को ये बहुत ही अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। इसी के चलते हम देख रहे हैं कि अगर आप हिमाचल प्रदेश की बात करिए, उत्तराखंड की बात करिए, वहां पर हम 10 फ्लोर की अगर हम बिल्डिंग्स को बना देते हैं तो क्या वो वहां पर सस्टेन कर पाएगी? आप खुद सोचिए, हिली एरिया है, अगर हमने वहां पर 10 फ्लोर की बिल्डिंग बना दी, 12 फ्लोर की बिल्डिंग बना दी, तो क्या वो चीज वहां पर सस्टेन कर पाएगी? और वही चीज अगर हम प्लेन एरिया में करते हैं तो वहां पर वो सस्टेन कर सकती है, बट हिली एरियाज में वो ऐसा नहीं कर सकती है। सो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि अब हमें क्या करना है, ये हमारा टाइम आ चुका है डिसाइड करने का कि हिल एरियाज में किस तरीके से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए। इसी के चलते लास्ट मंथ हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ जी ने ये सजेस्ट किया है कि हम क्या करेंगे, एक 13 मेंबर्स की एक्सपर्ट कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, जिसके साथ वो क्या करेंगे, कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव डेटा प्रोवाइड करेंगे कि स्टडी होगा द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हिमालयन रीजन। वो क्या करेगी, ये जो आपकी कमिटी है, जो भी हम एक्सपर्ट कमेटी यहाँ पर बनाई जाएगी, वो क्या करेगा, जो हिमालयन रीजन की कैरिंग कैपेसिटी। अब नाउ व्हाट इज द कैरिंग कैपेसिटी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक मोटरसाइकिल है, अब उस मोटरसाइकिल में कितने लोग आ सकते हैं, ये आप लोगों, मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स हम कह रहे हैं कि 3 लोग आ सकते हैं। अगर इससे ज्यादा 3 से यहाँ पर 4 होते हैं और 5 होते हैं तो हमें क्या होंगे, दिखाई देंगे यहाँ पर एक्सीडेंट होंगे। क्या होंगे, एक्सीडेंट होंगे। तो एक मोटरसाइकिल की यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी, मैं मतलब कि एक
यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर चल रही हूँ, सिर्फ आपको एग्जाम्पल से ये कैरिंग कैपेसिटी, व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। सो एक मोटरसाइकिल है, उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी वो 3 है, लेकिन हमने क्या किया, उसकी कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा उसमें लोड दे दिया। कितना दे दिया, 4 और 5 लोगों को उसमें आपस में बिठा दिया। अब वो रोड में चली और वहां पर क्या हुआ, आपका एक्सीडेंट हो गया, तो मतलब जान मान की हमारी हानि हुई। तो यही कहा जा रहा है, जितने भी आपके हिमालयन रीजन है वहां पर हम क्या करेंगे, इस कमेटी के द्वारा वो क्या करेगी, कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव डेटा निकालेगी और हिमालयन रीजन की यहाँ पे स्टडी की जाएगी कि उसमें कितनी कैरिंग कैपेसिटी है। तो आपके पास यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है, यू कैन नोट डाउन दिस डेफिनेशन। सो कैरिंग कैपेसिटी इज अ कॉन्सेप्ट डेराइव फ्रॉम द पॉपुलेशन बायोलॉजी। ये जो कैरिंग कैपेसिटी कॉन्सेप्ट है, कहां से आपका डेराइव हुआ है, पॉपुलेशन बायोलॉजी से, एंड जनरली रिफर्स द क्वांटिटी ऑफ अ स्पीशीज दैट कैन थ्राइव सस्टेनेबली इन अ डिफाइंड इकोसिस्टम। तो मतलब एक डिफाइंड इकोसिस्टम में, मान लीजिए ये प्लेस है, इस प्लेस में 10 लोग रह सकते हैं, ये इसकी कैरिंग कैपेसिटी है, ठीक है। मतलब कि सस्टेनेबली अगर 10 लोग यहाँ पर रहते हैं तो आराम से ये सालों लाखों तक ये जो रीजन है अच्छे से चल सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप 20 लोगों को रहने के लिए जगह दे देते हैं तो सस्टेनेबली मतलब लोग तो रह सकते हैं, बट यहाँ पर क्या होंगे, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्या करनी होगी, फेस करनी होगी। ओके, सो आई होप व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी ये आपको क्लियर होगा। Now, generally population exceeding कैपेसिटी विल लीड टू नेचुरल डिक्लाइन इन नंबर्स। अगर हम यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी जितनी है उससे ज्यादा एक्सीड करते हैं तो क्या होगा, आपका यहाँ पे डिजास्टर आपको देखने को मिलेंगे। ओके, आप इसमें बहुत सारे एग्जांपल दिए गए, जैसे कि आपका 2013 में उत्तराखंड में क्या होता है, बहुत ही खतरनाक डिवेस्टेटिंग फ्लड आता है। इसमें चलते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, एक कमिटी को, एक्सपर्ट कमिटी को अपॉइंट किया था, जिसमें यहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि आप ये इवेल्यूएट करिए जितने भी आपके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं स्टेट में, उन्हें एवेल्यूएट करने की बात की, मतलब कि उसका आप एवोल्यूशन कीजिए, एवेल्यूएट करिए कि वो कितना यहाँ पर जो आपका मतलब ये डिजास्टर हो जाए उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो ये कमेटी की यहाँ पर रिपोर्ट आती है, उसमें उन्होंने ये प्रपोज किया था ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं आपके, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एक रीजन है आपका किसके लिए ये जितने भी आपके डिजास्टर यहाँ पर आ रहे हैं। ओके, सो सेंटर इज नॉट न्यू, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सेंटर यहाँ पे नॉट नई नहीं है, 2020 की सेंटर है। यहाँ पर 13 हिमालयन स्टेट्स हैं, यहाँ पे गाइडलाइंस हमें इशू करनी चाहिए, जो हिमालयन की कैरिंग कैपेसिटी, हिल स्टेशन की जो कैरिंग कैपेसिटीज है, सिटीज की, इको सेंसिटिव जोन्स की, वहां पर फिर हमें उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जितने भी यहाँ पर मतलब कि पॉसिबल, मतलब कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें एक सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ क्या करना होगा, मूव करना होगा। ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पर पूरा क्लियर होगा। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सो नेक्स्ट आर्टिकल है द इम्प्लीकेशन ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिस्क। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ब्रिस्क के बारे में। ब्रिस्क क्या है, आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्रुप है जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्रीज में आती हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रिस्क का एक्सपेंशन हुआ है, मतलब कि जो ब्रिस्क है इसमें और भी मेंबर्स जुड़े हैं। टोटल यहाँ पे 40 मेंबर यहाँ पे डिमांड कर रहे थे, उनके यहाँ पर मतलब क्या ऐसा कह सकते हैं, नोटिस आया था कि हमें क्या करना है, एप्लीकेशन आई थी, सॉरी नोटिस नहीं, एप्लीकेशन आई थी कि हमें क्या करना है, ब्रिस्क का मेंबर बनना है। तो अभी मेनली यहाँ पर कितने मेंबर्स ऐड हुए हैं, 6 न्यू मेंबर्स ऐड किए गए। अभी जो हाल ही फिलहाल में न्यू आपकी समिट हुई थी, कब हुई थी, 24 अगस्त को ब्रिस्क की यहाँ पे 15 समिट यहाँ पर हुई थी। किसके द्वारा इसको यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था, आप लोग कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बताएंगे कि आपकी ये जो अभी 15th ब्रिस्क समिट हुई थी ये कहाँ हुई थी, किस नेशन में हुई थी। अब इसमें 6 नेशंस को क्या किया गया, आपका इनवाइट किया गया और इसके ये मेंबर्स हुए। अब ये जो 6 मेंबर्स हैं आप इनको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, इसमें से आपके जो 3 मेंबर्स हैं, ओके, इन 6 मेंबर्स में से हम वेस्ट एशिया की बात करते हैं तो ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई क्या है, ये आपकी वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, ये 3 मेंबर इंक्लूड हुए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, इजिप्ट और यूथोपिया की, ये अफ्रीकन नेशन है। और एक चौथा आपका कौन सा, मतलब कि लास्ट आ जाता है आपका अर्जेंटीना, जो कि लैटिन अमेरिका का क्या है, कंट्री है। ठीक है, तो आपके ये 6 मेंबर्स कंट्रीज को आपको ये नाम याद रखना है, कौन कौन से हैं आपके, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, यहाँ पर आपका आता है इथियोपिया और लास्ट है आपका अर्जेंटीना। तो ये 6 मेंबर्स अभी यहाँ पर क्या हुए, इनकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब इसका जो नाम होगा ब्रिस्क का, वो ब्रिस्क प्लस भी हो सकता है, क्या होगा आई डोंट नो, फ्यूचर में आपको पता चलेगा। अगर हम अब इसके एक्सपेंशन की बात करते हैं, आप लोग अगर बात करेंगे जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड होता है, यहाँ पर आपके बहुत सारे यहाँ पे जो ब्रिस्क के मेंबर्स यहाँ पर अगर बात करते हैं, सो ब्रिस्क मेंबर हैव बीन यूनाइटेड
in their dissatisfaction with the West-dominated international institution that had emerged after Second World War. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपका यहाँ पे जितने भी वेस्ट डोमिनेटेड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या होते हैं, इमर्ज होकर आते हैं। जैसे कि वर्ल्ड बैंक की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन हुआ आता है, आपका वेरियस यहाँ पे बॉडीज आती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो बोलबाला होता है, डोमिनेशन किसका होता है, यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज का होता है, यूएसए का होता है, यूरोपियन यूनियन का होता है, फ्रांस का होता है। ओके, अब जो ब्रिक्स के मेंबर होते हैं ये यहाँ पर यूनाइट होते हैं इन द सेंस कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हम बात करते हैं कोई भी बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आता है, आपका यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, हमारे पास पैसे नहीं होते तो हम कहाँ जाते हैं, IMF के पास जाते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास, कि हमें क्या किया जाए, लोन दिया जाए। बट वहां पर आपका किसका डोमिनेशन है, वेस्टर्न कंट्रीज का डोमिनेशन है। तो वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन में क्या करती है, हमारी जो इकोनॉमिक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। हमेशा ऐसा होता ही है, आप सभी को पता है। तो इससे थोड़ी जो आपकी ईस्टर्न मतलब कि आप एशियन कंट्रीज थी वो यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हैं कि खुश नहीं थे। इसी के चलते आपका ब्रिक्स आता है। तो ब्रिक्स आपका एक तरीके से क्या हो रहा है कि जितने भी आपके वेस्ट लेड वर्ल्ड ऑर्डर है, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वेस्ट लेड जितने भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके लिए यहाँ पर आपके अगेंस्ट में कौन आ जाता है, ब्रिक्स का। अब ब्रिक्स का क्या करा, आपका खुद का जो आपका डेवलपमेंट बैंक है ना, उसको डेवलप किया। आप यहाँ पर देखेंगे ब्रिक्स में, आप देखेंगे क्या क्या यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। हमारा कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट हुआ है, ब्रिक्स का यहाँ पे पेमेंट सिस्टम खुद का हमारा पेमेंट सिस्टम हो रहा है। ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जिस तरीके से वहां पे वर्ल्ड बैंक की हम बात करते हैं, यहाँ पर क्या आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि ब्रिक्स का यहाँ पर क्या हो रहा है, डोमिनेशन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक जियो स्ट्रेटेजिक वैल्यू भी आपको दिखाई दे रही होगी। ब्रिक्स में आपका क्या है, चाइना भी है और रशिया भी है और इसमें इंडिया भी है। और अगर हम बात करते हैं इंडिया के जो रिलेशन है इन कंट्रीज के साथ, एक तरीके से ये आपका क्या आ जाता है यहाँ पर, रशिया और चाइना। दूसरी तरफ हम बात करते हैं इंडिया किसका पार्ट है, G20 का भी पार्ट है, G7 की भी यहाँ पे उसने मीटिंग अटेंड की थी। ओके, तो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ हमारे जो अभी रिलेशन है इंडिया के वो भी कैसे हैं, आगे हैं। अब चाइना क्या करना चाहता है, यूएसए को काउंटर करना चाहता है, आप सभी को पता है। तो चाइना एक तरीके से क्या कर रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है किस तरीके से कंट्रीज का, जैसे कि चाइना किस पर उसका जो इन्फ्लुएंस इस टाइम पर किसके ऊपर ज्यादा हो रहा है, यहाँ पर अफ्रीकन नेशन पर वो ज्यादा ध्यान दे रहा है, ताकि क्या हो, अफ्रीकन नेशन उसकी तरफ आए। आप सभी को पता है ईरान और सऊदी अरेबिया ये दोनों यहाँ पे कितने कट्टर दुश्मन थे, मतलब कि आप सभी को पता है इनके बारे में। तो उनके बीच में क्या करवाया, चाइना ने एक एग्रीमेंट करवाया। तो चाइना का आप देख रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में कितना ज्यादा यहाँ पर उसकी जो एक तरीके से आप स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर हो जाती है। सो इंडिया के लिए यहाँ पर एक डायलेमा अभी भी बना हुआ है। अगर आप फ्यूचर में आप देखेंगे सो एक तरीके से आपका क्या आ जाता है, वेस्टर्न कंट्रीज आ जाती है, मतलब यूएसए हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गए, और दूसरी तरफ यहाँ पर क्या जाता है, आपके ईस्टर्न स्टेट्स हो जाते हैं। और ये भी क्या है, इंडिया के लिए दोनों ही क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए अभी तक आप देखेंगे ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये क्या है, अगर ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं, ईरान के ऊपर क्या है आपके सैंक्शंस लगे। चाइना दूसरी तरफ क्या कर रहा है, यहाँ पर भारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ओके, अगर हम बात करते हैं सऊदी अरेबिया की, तो सऊदी अरेबिया और यूएसए के कितने अच्छे यहाँ पर क्या थे, पार्टनर थे, उनके रिलेशन यहाँ पे बहुत अच्छे थे। लेकिन आप सभी देख रहे हैं कि ये जो कंट्रीज हैं वो यहाँ पर कहाँ, मतलब किसका मेंबर बन रही है, ब्रिक्स का मेंबर बन रही है। तो एक तरीके से आप सभी को यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि जो उस रीजन में जो हम वेस्ट आपके जो गल्फ कंट्रीज रीजन में जो आपका यूएसए था, यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोवाइडर यहाँ पर था, तो उसका जो इन्फ्लुएंस हो रहा है यूएसए का वो धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो रहा है, खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। इन फ्यूचर आप अभी हमें देखेंगे कि जो चाइना की करेंसी है वो भी, उसको भी क्या कर रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज आज के टाइम पर उसको भी अपना रही हैं, उसको भी एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो हम ये देख सकते हैं कि ब्रिक्स का जो एक्सपेंशन हो रहा है इसके लिए इंडिया के साथ बहुत सारे इम्प्लीकेशंस फर्दर फ्यूचर में हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा ये आर्टिकल। अब इंडिया के लिए यहाँ पे क्या सजेशन हो सकता है, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, इंडिया किस तरीके से यहाँ पर मतलब एक बैलेंस अप्रोच लेकर चले, जिसके साथ चाइना, और हम बात करें किसकी, चाइना की, ठीक है, और रशिया की, इन कंट्रीज के साथ और जितनी भी हमारी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे रिलेशन यहाँ पर स्ट्रांग हो। अब आप सभी को पता है कि G20 की समिट इंडिया में होने वाली है, और रशियन प्रेसिडेंट जो है आपके और चाइनीज प्रेसिडेंट वो इस समिट को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो एक आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा क्लियरली कि एक तरीके से जो चाइना रशिया है वो यहाँ पर जितने भी वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अटेंड ना करके उनकी जो इंपॉर्टेंस है उसको कम करने की कोशिश करें कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे पास यहाँ पर अदर ऑप्शंस भी, जैसे कि हम ब्रिक्स को बात कर रहे हैं, हम इन जो आपकी
ग्रुपिंग्स है इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की यहाँ पर, मतलब कि हम इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके सामने निकल कर आ सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। सो ब्रिस्क के बारे में थोड़ा और हम यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं। ये एक्रोनिम है, इसमें आपकी वर्ल्ड की लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज जो है आपकी मेनली ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये कंट्रीज आती हैं। 2001 में क्या होता है, जो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट होते हैं जिम ओ नेल, इन्होंने ये पहले यहाँ पर 4 नेशन थे, ब्रिटिश, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है 2010 में आपका जो साउथ अफ्रीका होता है उसको वो यहाँ पर एप्लीकेशन देता है कि मुझे इसको ज्वाइन करना है, तो उसको यहाँ पर अडॉप्ट किया जाता है। तब से इसका जो एक्रोनिम है वो चेंज होकर ब्रिस्क हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं यहाँ पर हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सो इसमें बात की जा रही है डिकोडिंग द न्याय संहिता बिल। अब ये न्याय संहिता बिल क्या है, इसके बारे में आप सभी को पता है। हमारा जो इंडियन पीनल कोड है उसका चेंज करके आपका क्या आया है, न्याय संहिता बिल आया। अभी ये बिल आया है, अभी ये पूरा एक्ट नहीं बना है, ये अभी कहाँ है आपका स्टैंडिंग कमिटीज के पास ये बिल गया है स्क्रूटिनी के लिए। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि हम इसको क्या कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं। डिकोड इन द सेंस आप देखेंगे, ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी बिल होता है तो उसमें मेनली किन किन चीजों पर फोकस करना चाहिए। तो 3 पॉइंट्स इसमें डिस्कस किए गए। द फर्स्ट इज दैट पीनल लॉ मेकिंग एंड रिफॉर्म आर सीरियस इश्यूज विच रिक्वायर डीप डेलिब्रेशन एंड एम्पिरिकल वैलिडेशन। इसमें ये कहा जा रहा है कि कोई भी हम पीनल लॉ बनाते हैं, कोई भी लॉ मेकिंग करते हैं, कोई भी रिफॉर्म करते हैं किसी भी सीरियस इशू में, तो वहां पर हमें डीप डेलिब्रेशन और एम्पिरिकल वैलिडेशन की क्या होती है, जरूरत होती है। सेकेंड, हमें ये माइंड में रखना होगा कि इंडिया क्या है, एक डाइवर्स कंट्री है। सो कीप in mind the diversity of consideration of substantive and procedural laws and engage with 2 sets of separately। यहां पर डाइवर्सिटी है तो आपको यहां पर एक ऐसा लॉ लेकर आना होगा जो दोनों ग्रुपिंग के साथ, मतलब जितने भी यहाँ पे ग्रुप्स हैं उनके साथ यहाँ पर क्या कर रहा हो, सब्सटेंटिव वे में उनके साथ वो क्या कर रहा हो, सेपरेटली इंगेज कर रहा हो। ओके, सो सब्सटेंटिव लॉ यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आपके 2 टाइप्स के लॉ हो गए, एक होता है एक सब्सटेंटिव लॉ और दूसरा होता है यहाँ पर क्या, प्रोसीजरल लॉ। ठीक है, तो हम सब्सटेंटिव लॉज की बात करते हैं तो ये बताता है कि लोगों को कैसे गवर्न करना है, हाउ पीपल बिहेव, लोग कैसा बिहेव करें। मतलब कि अगर आप ये क्राइम करेंगे तो इसके लिए ये सजा है, अगर आप यहाँ पर रेड लाइट क्रॉस करते हैं तो इसके लिए आपको 100 रुपए का जुर्माना देना ही देना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, सब्सटेंटिव लॉ ये आपका एक तरीके से क्या है, आपका सब्सटेंटिव लॉ है। इससे हम क्या कर रहे हैं, जो ह्यूमन का बिहेवियर है ना, पीपल का जो बिहेवियर है उसको गवर्न कर रहे हैं। ओके, तो ये होते हैं हमारे सब्सटेंटिव लॉज। तो ये डिफाइन करता है कि मतलब कि ये अगर आप ये क्राइम करते हैं, ऐसा काम करते हैं तो इसके लिए आपको ये पनिशमेंट दी जाएगी, स्पेसिफिक आपकी पनिशमेंट होती है। हम प्रोसीजरल लॉ की बात करते हैं। प्रोसीजरल लॉ ये होता है आपका इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए, मतलब कि अगर कोई काम हो जाता है, कोई ऑफेंस हो जाता है तो उसमें क्या क्या प्रोसीजर होती है, सारी चीजें, तो ये जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज होते हैं वो उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। ओके, थर्ड इसमें बात की जा रही है कि अगर कोई भी लॉ होता है तो उसमें थर्ड चीज क्या होगी, वी नीड टू रियलाइज दैट पीनल लॉज आर the instrument for actualizing and propagating a wide variety of interests as per the constitutional vision and dominant ideology। जो भी आपके penal laws हैं वो क्या है, आपकी एक इंस्ट्रूमेंट है, एक तरीके से आपका यहाँ पर आधार है कह सकते हैं, जिससे कि हम यहाँ पर जो भी आपके इंटरेस्ट होते हैं उसको हम एक्चुअलाइज करते हैं, उसे प्रोपेगेट करते हैं। तो ये सारी चीजें कैसे होनी चाहिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल विजन है, हमारी जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी है उस बेसिस पर होना चाहिए, ना कि खुद के बेसिस पर होना चाहिए। ओके, सो विच हमें यहाँ पर एक जो भी हमारे मैटर्स है उसको प्रायोरिटी में लेकर चलना होगा और एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के साथ हमें क्या करना होगा, आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर हमें पीपल का पार्टिसिपेशन, मतलब कि अगर हम अभी तो जो हमारे इंडियन पीनल कोड्स थे वहां पर क्या था, आपके जितने जो आपके आईपीसी थे और सीआरपीसी अब तक थे, अब जो ये चेंज होने वाले हैं सीआरपीसी। ओके, तो यहाँ पर क्या था, जब ये लॉज बनाए गए थे, ये ब्रिटिश के टाइम पे बनाए गए थे, ये आपके कॉलोनियल लॉज हैं, पीनल लॉज हैं, यहाँ पर पीपल का पार्टिसिपेशन नहीं था। क्या था, पीपल का पार्टिसिपेशन यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता है। उन्होंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कंट्री को गवर्न करने के लिए यहाँ पर बनाया था। ओके, तो ये तरीके से क्या है, इम्पोजिशन है फॉरेन वैल्यूज का, आइडियाज का हमारे ऊपर था। बट अभी यहाँ पे पूरी डिबेट चल रही है कि जो ये आपके न्यू मतलब कि न्याय संहिता, ये आपके बिल आने वाले हैं न्याय संहिता, ये जो आपके न्यू लॉज आने वाले हैं, इसमें कितना ज्यादा पीपल का पार्टिसिपेशन है। ओके, अब नेक्स्ट इसमें ये कहा जा रहा है, इसमें 2 चीजें डिस्कस की गई हैं। पहली चीज क्या है, वुमेन के बारे में, कि वुमेन के लिए यहाँ पर पूरा एक पूरा चैप्टर दिया गया है। आप अगर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 की बात करते हैं, सो ये प्रोवाइड करता है स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। 51A यहाँ पर रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी द डिग्निटी ऑफ वुमेन, ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन हैज बीन
accorded first place in the category of offense in chapter 4 of the bill। तो जो आपको चैप्टर बिल का जो चैप्टर 5 है उसमें विमेन और जो आपके चिल्ड्रन हैं उनके लिए जितने भी विमेन और जितने भी चिल्ड्रन के अगेंस्ट में ऑफेंस होते हैं उसको पूरी तरीके से यहाँ पे फर्स्ट प्लेस में कैटेगराइज किया गया है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि जो क्लॉज 63 है, जो आपका क्लॉज 63 है उसके अंदर रेप को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है किसके बीच में, मैन और उसकी वाइफ के बीच में, और उसकी वाइफ यहाँ पर क्या है 18 ईयर्स से ज्यादा है, तो उसको यहाँ पर रेप की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा, है ना। उसको क्या कहा है, रेप की कैटेगरी में नहीं माना गया। तो ये थोड़े यहाँ पर हमें क्या कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहे हैं, ये भी क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कॉलोनियल माइंडसेट यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स की बात की गई है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ इज अ नो रेप। यहाँ पर अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है किसके बीच में, वाइफ के बीच में और हस्बैंड के बीच में, तो उसे रेप की कैटेगरी में नहीं माना जाएगा अगर वाइफ उससे एग्री नहीं होती फिर भी। तो ये कुछ यहाँ पे प्रोविजंस है जिससे यहाँ पर हम मतलब कि सहमत नहीं है, इस आर्टिकल में पूरा डिस्कस किया गया है। और सेकंड चीज इसमें ये कही गई, जैसे कि हम पहले हमारा क्या था, जो आपका इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 309 था वो क्या करता था, सुसाइड को एक तरीके से अटेम्प्ट टू सुसाइड आपका ये क्या था, ऑफेंस था। लेकिन आपका जो ये नया न्याय संहिता बिल आने वाला है उसमें इसको एज अ मेंटल हेल्थ सेक्शन 115 क्लॉज 1 में इसको रखा गया है, उसे मेंटल हेल्थ केयर की कैटेगरी में रखा गया है। अब ये क्या है, आपका ऑफेंस नहीं। इस तरीके से आप सभी को पता है 2017 आपका मतलब कि जो जोसेफ शिने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया होता है जिसमें आर्टिकल सेक्शन 497 ऑफेंस ऑफ एडल्ट्री, इसको क्या किया गया, स्टक डाउन किया गया है। तो यहाँ पर बहुत सारे जो अनडिजायरेबल बिहेवियर्स हैं उसकी भी बात की गई है कि इस हमें यहाँ पर देखना होगा कि किस तरीके से जो ये भी आपका न्याय संहिता बिल है वो सामने आता है। सो इट इज पॉसिबल to draw some inference from such a shift, the acid test would lie in the response to the following inquiries। यहाँ पे कुछ इंक्वायरीज की गई, जैसे कि हमें ये कहा जाता है कि आर्टिकल आप देखेंगे 13 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 है वो क्या प्रोहिबिट करता है, प्रोहिबिशन ऑन लॉ अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स। आप कोई एक ऐसा लॉ नहीं लेकर आ सकते हैं, मतलब कि कोई भी लॉ लेकर आते हैं अगर वो फंडामेंटल राइट्स का क्या करता है, वॉलेट करता है, उसके अगेंस्ट में होता है, तो एक तरीके से क्या होगा, वो लॉ जो होगा आपका जो लॉ लेकर आ पाए वो प्रोहिबिट होगा, उसको नहीं माना जाएगा। सेकंड इसमें है लॉ अपहोल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी। क्या यहाँ पर जो जितने भी लॉज आप क्या रहे हैं वो इक्वालिटी और ऑटोनॉमी को यहाँ पर अपहोल्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। थर्ड इसमें बात की जा रही है कि जिसमें हमने हमारे जो प्रियम्बल में फ्रेटर्निटी इसको गारंटी किया गया है, तो ये यहाँ पर इसको हम फ्रेटर्निटी को इंश्योर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या ये हमारा जो नया न्याय संहिता बिल आ रहा है इसमें ये तीन चीजें हैं या नहीं है। ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर होगा। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सो हमारा आज का नेक्स्ट आर्टिकल है द वेरियस स्ट्रेटेजीज ऑफ वैक्सीन डिप्लोमेसी। अब इसमें बात की जा रही है किसकी, वैक्सीन डिप्लोमेसी की। वैक्सीन डिप्लोमेसी में इसमें मेनली 3 नेशन के बारे में डिस्कस किया गया। कौन कौन से, रशिया, चाइना और इंडिया। रशिया की बात करते हैं। रशिया के पास यहाँ पे बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है हर एक सेक्टर में, आप देखेंगे वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दूसरा आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग और तीसरी आती है आपकी डिलीवरी। ओके, सो दे आर्ग्यू दैट कंट्रीज विद द एडवांटेजेस इन वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट वुड बी मोर ओपन टू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। जिस कंट्री के पास यहाँ पर वैक्सीन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है तो वो ज्यादा यहाँ पर अपने आप को क्या करती है कि वो अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफर करें। दूसरा यहाँ पर फिर दूसरी कंट्री आती है, मान लीजिए उसके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा स्कोप नहीं है, तो क्या होता है वो मैन्युफैक्चरिंग करेगी। मतलब मान लीजिए ये रशिया है, रशिया के पास यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो इसने क्या किया, अपनी टेक्नोलॉजी को जो अदर यहाँ पर डेवलपिंग नेशंस हैं उसको ट्रांसफर कर दिया और ये कहा कि आप क्या करिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करिए, क्या करिए यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करिए बहुत बड़े लेवल पर। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका क्या, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, और उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी डिलीवरी, कि हमें उसे क्या करना है, उसकी डिलीवरी भी करनी है। तो अगर हम बात करते हैं किसकी बारे में, रशिया और इंडिया चाइना के बारे में, तो रशिया के पास क्या था, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी तो थी बट वो इतने लार्ज लेवल पर क्या कर पा रहे थे, प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे। तो उस रशिया ने क्या किया, अपना जो टेक्नोलॉजी है उसको अदर डेवलपिंग कंट्रीज को ट्रांसफर किया और कहा कि आप मैन्युफैक्चरिंग करिए। इंडिया की अदर दूसरी जगह देखें तो इंडिया ने यहाँ पर, रशिया ने क्या किया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं द फर्स्ट अ कंट्री विद अ होम ग्रोन वैक्सीन कैन यूज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टू ईदर प्रमोट सेल्स व्हेन इट्स वैक्सीन हैव लो ग्लोबल क्रेडिबिलिटी और इनकरेजेस ऑफशोर प्रोडक्शन व्हेन द कंट्री हैज लिमिटेड डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो यहाँ पर जो कंट्री है उसकी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेसिटी वो कैसी है, लिमिटेड है, तो उन्होंने क्या किया, अपने टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करना स्टार्ट किया। तो ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है ये भी एक तरीके से सॉफ्ट पावर की तरह हमारे लिए काम करता है।
है ना। इससे क्या होता है, जो कंट्री की सॉफ्ट पावर होती है वो इनहेंस होती है। पहला तो आपको ये याद रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया में बहुत ज्यादा हमने क्या किया, डोनेशन किया। अगर आप देखेंगे पेपर में, तो इंडिया इज 60% ऑफ द वर्ल्ड वैक्सीन इवन बिफोर द पेंडेमिक। पेंडेमिक के पहले भी हम क्या करते थे, यहाँ पे 60% प्रोडक्शन जो वैक्सीन का होता था वो कहाँ से होता था, आपका इंडिया से होता था। So India's vaccine diplomacy was characterized by mass production of Western invented vaccine। तो अगर हम इंडिया की वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात देखते हैं, देखिए रशिया की यहाँ पे वैक्सीन डिप्लोमेसी क्या हुई आपकी, उन्होंने अपनी जो टेक्नोलॉजी थी उसको वैक्सीन टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया। इंडिया की यहाँ पे डिप्लोमेसी क्या है, इंडिया यहाँ पर बहुत ज्यादा मास प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न इन्वेंटेड वैक्सीन। मतलब कि जो वेस्टर्न कंट्रीज में जितने भी वैक्सीन को इन्वेंट किया गया है उसका यहाँ पर क्या करता है, मास में प्रोडक्शन करता है। और फिर यहाँ पर बायलेटरल डोनेशन लार्ज स्केल लेवल पर, यहाँ पर वो कोवैक्स का आप इनिशिएटिव देख सकते हैं। हमारा जो वैक्सीन मैत्री, आप सभी को यहाँ पर याद होगा, बहुत ही वैक्सीन फ्रेंडशिप जिसकी हम बात करते हैं, तो ये हमारा लार्ज स्केल पे हुआ था, जिसमें यहाँ पर मोर देन 19 कंट्रीज ने इंडिया को यहाँ पर स्विफ्टली अप्रोच किया था। इंडिया ने क्या किया था, जो बहुत आपकी जो बॉर्डर कंट्रीज को उसको यहाँ पर डोनेशन भी प्रोवाइड किया था। आप देख सकते हैं वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट डोनेशन वाज नेपाल, 1.1 मिलियन डोजेस। हमने इंडिया ने मतलब कितना यहाँ पर नेपाल को 1.1 मिलियन जो डोज है वैक्सीन का यहाँ पर क्या किया था, प्रोवाइड किया था, मतलब कि डोनेशन किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं चाइना की, तो चाइना का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। मतलब वो वैक्सीन बनाते हैं और फिर वो अदर कंट्रीज में उसका ट्रायल करते हैं, तो उनकी जो वैक्सीन होती है बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। बट जो चाइना अपनी वैक्सीन होती है वो किन रीजंस को ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ डोनेट करता है, वो प्रेफर करता है, उसके प्रेफरेंशियल्स हैं, वो जो आपकी अफ्रीकन नेशंस हैं और एशियन कंट्रीज हैं उनको यहाँ पर एंगेज करता है। और वो रीजन जो यहाँ पर BRI प्रोजेक्ट्स पर, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स पे यहाँ पर एंगेज है, उन रीजन को क्या करता है, यहाँ पर ज्यादा प्रेफरेंस देता है। तो इसमें चाइना इसका बहुत बड़ा जो चाइना का जो वैक्सीन एड था, तो इसको सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस दी गई, किसको दी गई, पाकिस्तान को दी गई। तो पाकिस्तान बिकेम द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ चाइनाज वैक्सीन एड। तो ये आप लोगों को याद रखना है। आपके लिए केस स्टडी भी आ जाता है, आप इसको यहाँ पर ब्रिस्क से क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। ब्राजील है ना, तो ब्राजील को क्या चाहिए थी, वैक्सीन चाहिए थी, तो ब्राजील ने क्या किया, किससे, रशिया से यहाँ पे वैक्सीन का ऑर्डर यहाँ पर रिसीव किया, कि रशिया ने अपना जो टेक्नोलॉजी है उसको किसको ट्रांसफर करी, ब्राजील को की। तो ब्राजील ने यहाँ पे जो अपना आउटसोर्स था उसको, जो प्रोडक्शन था आउटसोर्स का, वो किसको दे दिया, चाइना और इंडिया को कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर चाइना ने यहाँ पर क्या किया, फिर वैक्सीन का डेवलपमेंट किया, मैन्युफैक्चरिंग की, और उसका जो ट्रायल है वो कहाँ किया, ब्राजील में किया। तो आप एक तरीके से देख सकते हैं कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स to Brazil. It has done the same for India for Covishield production, and India has exported Covishield to Brazil and South Africa. Such interdependence, the author writes, can at least in the short term mitigate outright conflict between the rising power. तो इस तरीके से यहाँ पर क्या चल रही है, तीनों कंट्रीज के बीच में हमने समझ ली कि उनकी वैक्सीन डिप्लोमेसी क्या है। ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे पूछा जा सकता है इन अ मीन्स, तो आप लोगों को इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो आपका यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल है, शी जिनपिंग स्किपिंग G20 समिट आर डेलिब्रेट सिग्नल टू इंडिया वेस्ट। आप सभी को पता है जो चाइनीज प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, वो यहाँ पर G20 की जो समिट है उसको स्किप कर रहे हैं। उनके प्लीज पर जो सेकंड नंबर पर उनके जो कन्वे है, मतलब कि आप एक तरीके से हेड है, वो यहाँ पर उस मीटिंग को अटेंड करेंगे। तो एक तरीके से ये क्या समिट है, मतलब कि एक सिग्नल है किसके लिए, इंडिया के लिए और वेस्ट के लिए, कि वो यहाँ पर जैसे अभी हमने आर्टिकल डिस्कस किया जो ब्रिस्क का एक्सपेंशन हुआ, तो ब्रिस्क को वो क्या करना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप बनाना चाहते हैं, जो कि किसके अगेंस्ट में होगा, आपका G20 और G7 के अगेंस्ट में होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे आप सभी को पता है, अगर इंडिया G20 में मतलब कि चाइना और रशिया आते तो सबसे ज्यादा टारगेट होता किसके ऊपर होता, यहाँ पर चाइना और रशिया के ऊपर होता। अब ये मेन रीजन क्या है, ये हमें नहीं प्रोवाइड किया गया। अगर ये कहा जा रहा है कि G20 की प्लेस पर यहाँ पे SCO संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पर मीटिंग होती है, ब्रिस्क का यहाँ पर इन्विटेशन होता, तो यहाँ पर चाइनीज प्रेसिडेंट इसको यहाँ पे मना नहीं करते और शायद इसको अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है, अगर हम हेल्थ का इशू देखें तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर आसियान, यहाँ पर 2 डेज की विजिट होने वाली, आसियान का यहाँ पर समिट होने वाला है, तो उसको भी यहाँ पर क्या किया उन्होंने अटेंड किया। ब्रिस्क की समिट हुई, उसको भी जो आपकी चाइनीज प्रेसिडेंट है उसको यहाँ पर इशू किया। तो आप कह सकते हैं कि जो हेल्थ वाला रीजन है, तो ये यहाँ पर अपेयर होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा है।
अब इसका जो मेन रीजन यही कहा जा रहा है कि ये एक तरीके से इंडिया और वेस्ट को सिग्नल प्रोवाइड किया जा रहा है कि चाइना क्या करना चाहता है, इन कंट्रीज को इंपॉर्टेंस नहीं देता, मतलब कि ये जो समिट है G20, ये जो ग्रुप्स हैं ये समिट नहीं देता, क्योंकि इसमें मेनली क्या है, किसका यहाँ पर डोमिनेंस है, आपको ग्रुप डोमिनेंस दिखता है, यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज का डोमिनेंस दिखाई देता है। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। म्यांमार की बात करें, म्यांमार वॉन्ट बी अलाउड टू लेड आसियान इन 2026 इन ब्लो ऑफ जर्नल्स। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, म्यांमार में तख्ता पलट होता है, अभी वहां पर मिलिट्री ने कूप कर दिया था, इसी के चलते बहुत सारी इंसर्जेंसी आपको देखने को मिलती है। म्यांमार की सिक्योरिटी फोर्स ने यहाँ पर 4000 जो सिविलियंस हैं उनको किल किया, और अभी भी हम देख रहे हैं 24,410 अदर यहाँ पर जो है उनको पर टेक ओवर करके रखा है, उनको अरेस्ट करके रखा है वहां की मिलिट्री सिक्योरिटी फोर्सेस ने। इसी के चलते ये कहा जा रहा है कि अगर 2000 आपका आसियान एक क्या है, ग्रुपिंग है, ठीक है, साउथ एशियन, तो 2016 में क्या है, इसमें रोटेशन वाइज क्या दी जाती है, आपकी चेयरमैनशिप होती है। 2026 में म्यांमार के पास ये चेयरमैनशिप आने वाली थी, बट इसको अब क्या कर दिया गया है, इसको कैंसिल कर दिया गया है। अब म्यांमार क्या करेगा, इसको यहाँ पर लीड नहीं करेगा, उसके प्लेस पर इसको कौन लीड करेगा, आपका फिलीपींस करेगा। एट प्रेजेंट अभी यहाँ पे आसियान की समिट हो रही है, उसको यहाँ पर कौन लीड कर रहा है अभी, अगर हम बात करते हैं इंडोनेशिया की, तो अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहाँ गए हैं, इंडोनेशिया गए हुए हैं आसियान, और जो आपकी यहाँ पे समिट होने वाली है। तो एक तरीके से ये है कि अगर हम म्यांमार, आसियान ने ये रीजन दिया कि अगर हम म्यांमार को अलाउ करते हैं 2026 की चेयरमैनशिप के लिए, तो इससे क्या होगा कि एक तरीके से हमने क्या कर लिया है, जो वहां पर मिलिट्री कूप है, वहां की जो गवर्नमेंट है उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, बट हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर म्यांमार को अलाउ नहीं कर रहे हैं कि 2026 की जो चेयरमैनशिप हो वो उसको क्या करें, यहाँ पर लीड करें। ओके, आसियान के बारे में और फैक्ट्स देख लेते हैं। क्या है आपका ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, इसमें कितने मेंबर्स आते हैं आपके, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। इसका जेनेसिस कब होता है, 1967 में होता है। यहाँ पर आसियान डिक्लेरेशन, बैंकॉक, जिसको हम बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से भी जानते हैं, ये साइन होता है। इसके जो फाउंडिंग फादर्स हैं, मतलब स्टार्टिंग में यहाँ पर इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, सिर्फ इतनी कंट्रीज थी। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट फॉर द प्रॉस्परस एंड पीसफुल कम्युनिटी ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के लिए यहाँ पर इसको बनाया गया है। सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो आफ्टर ईयू, आपका जो यूरोपियन यूनियन है और नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद यहाँ पर थर्ड लार्जेस्ट मार्केट आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये एशियन कंट्रीज हैं। ये वर्ल्ड की, मतलब कि वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और एशिया में ये 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी यहाँ पर आते हैं। इसमें हम बात करते हैं चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ, इन कंट्रीज के क्या है, आपके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी आपके साइन है। सो इंडिया के लिए ये जो रीजन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये क्या आता है, आपका ईस्टर्न पार्ट में आता है, यहीं से हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो यहाँ पर चलती है ना, कि हमें जो हमारे, और जो क्योंकि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, अगर इस रीजन में इंसर्जेंसी होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहां पर हमें प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर होगा। सो आज के आर्टिकल्स और न्यूज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थे, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको सारी चीजें क्लियर हो तो कॉमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा क्वेश्चन था, ओके नाउ, स्टील स्लैग कैन बी द मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। हम बात करें स्टील स्लैग की, तो पहले आप स्टील स्लैग देखेंगे। स्टील स्लैग आ बाय प्रोडक्ट ऑफ स्टील मेकिंग। जब हम स्टील को बनाते हैं तो उसके बाद क्या निकलता है, उसका जो बाय प्रोडक्ट होता है उसको हम स्टील स्लैग कहते हैं। इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सेपरेशन ऑफ मोल्टन स्टील फ्रॉम इम्प्योरिटीज इन स्टील मेकिंग फर्नेस। जब यहाँ पे स्टील बनाया जाता है और स्टील को हम उसके जो इम्प्योरिटीज होते हैं उससे यहाँ पर रिमूव करते हैं, तो उसके बाद जो आपका स्टील तो निकल गया, अब इसका एक बाय प्रोडक्ट भी निकलता है, उसको हम स्टील स्लैग कहते हैं। तो उसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये आपसे पूछा गया था। तो उसका यूज हम कर सकते हैं किसमें, कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस रोड, तो ये आपका करेक्ट हो जाता है। एग्रीकल्चर सॉइल की इंप्रूवमेंट में भी हम स्टील स्लैग का यूज कर सकते हैं, तो ये भी आपका करेक्ट होता है। सीमेंट के प्रोडक्शन में भी स्टील स्लैग का यूज किया जाता है। सो थर्ड वन इज ऑल्सो करेक्ट। सो राइट ऑप्शन इज 1, 2 एंड 3। ओके, तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं, तो आप देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग स्टील स्लैग फॉर क्रॉप्स, इसके क्या क्या यूज हो सकते हैं अगर हम स्टील स्लैग का क्रॉप्स में यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जो पीएच लेवल होता है वो इंक्रीज होता है। इसका जो न्यूट्रिशन सच एज कैल्शियम, मैग्नीशियम
कैल्शियम, मैग्नीशियम आपका हुआ SI इन द सॉइल, ये यहाँ पर ज्यादा होता है। लेड यहाँ पर इंक्रीज होता है, जिससे कि आपके जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है उसका एब्जॉर्प्शन यहाँ पर बाय प्लांट्स इंक्रीज हो जाता है। इससे हमारी जो क्रॉप्स है उसकी जो ईल्ड होती है, ग्रोथ होती है, वो और ज्यादा इनहेंस होती है। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोगों को कल दिया जाएगा, सो मेक श्योर आप कल का वीडियो देखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।